आज हम एक ऐसे कलाकार का स्वागत कर रहे हैं जिन्होंने पिछले 50 सालों में सिर्फ सिनेमा नहीं, हमारी सोच भी बदली है। जब सिनेमा के बड़े बड़े हीरो एक्शन से स्क्रीन्स पर उतर रहे थे, तब उन्होंने गोलमाल, छोटी सी बात और रजनीगंधा जैसी फिल्मों से आम इंसान की कहानी पर्दे पर सुनाई। जोरदार प्यार दिखाइए फॉर श्री अमोल पालेकर जी, जो बिना शोर मचाए हमारे दिलों में 50 साल से घर कर चुके हैं। इट्स सच एन ऑनर सर टू हैव यू विद अस। काइंडली जॉइन अस ऑन स्टेज। और मैं दिबांग जी से भी दरख्वास्त करूंगी टू प्लीज कम ऑन स्टेज एंड शेयर दिस सेशन। दोस्तों, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। दिस इज अ लेजेंड who's graced us with his presence and we truly appreciate it. नमस्कार, मैं हूं दिबांग और मेरे साथ बेहद खास मेहमान आइडियाज़ ऑफ इंडिया में अमोल पालेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सब जगह चलेंगे आज? जी, सब जगह चलेंगे आज? जिस रास्ते पे आप लेके जाना चाहते हो, मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा। बात अगर शुरुआत से करें अमोल जी, तो जे स्कूल ऑफ आर्ट, फिल्म सोसाइटी से जुड़ी फिल्में, थिएटर जो आपने बहुत किया, और उसके बाद एक फिल्म मराठी की विजय तेंदुलकर की लिखी शांतता कोर्ट चालू आहे, और फिर आए बासु चैटर्जी, मनु भंडारी की एक शॉर्ट स्टोरी उन्होंने आपको दी, यही सच है। फिर क्या हुआ? मनु भंडारी जी की कहानी बासुदा ने जब मुझे बताई, मुझे अचरज काफी अलग अलग स्तर पे अचरज हुआ। सबसे पहला ये था कि ये 1.5 पन्ने की कहानी, ये 2 घंटे की फिल्म कैसे बनाएंगे। उसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी दिमाग में था कि इसमें तो ना कोई विलन है, ना कोई ड्रामा है, ना कोई यहां तक के हीरो पूरी कहानी में और फिल्म में भी एक बार भी ये नहीं बोलता कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो ये कैसी प्रेम कहानी है? और बासुदा से मैंने पूछा कि ये आप कैसे बनाएंगे? तो उन्होंने उनकी शैली में कहा कि क्या ऐसी इस तरह के प्रयास में तुम जुट जाना चाहोगे? तो मैंने कहा बिल्कुल। तो that's how रजनीगंधा happened and that's how my journey in the Hindi film industry. पर रजनीगंधा का जो सुर है वो आपने एक बार पकड़ा तो लगता है कि आप वहीं बस गए, पूरे देश को लगा, क्योंकि फिर आई जो फिल्में घरौंदा तक करीब करीब एक जैसी ही फिल्म रही, छोटी सी बात आई, चित चोर आई जी, पर लगा कि आपको वो स्टेशन बहुत रास आ रहा है, ऐसा कुछ था? मुझे तो नहीं आ रहा था, लोगों को बहुत पसंद आ रही थी, और मीडिया ने मुझे एक लेबल लगा दिया, बॉय नेक्स्ट डोर वाला, तो लोगों को वो भी अच्छा लगा। एक कारण मैं देख सकता हूं कि वो जमाना था जहां एंग्री यंग मैन भी बहुत पॉपुलर हो गए थे। अमिताभ बच्चन जी, राजेश खन्ना का दौर खत्म नहीं हुआ था, हाँ। द रोमांटिक हीरो, देन धर्मेंद्र जी, द ही मैन was also around. There was also
मतलब अपने पदलालित्य से लोगों को लुभाने वाले जितेंद्र जी भी थे। हाँ। तो ये सब लोग थे, इनकी कंपैरिजन में मैं तो कहीं खड़ा ही नहीं हो सकता था। शायद इनमें से कुछ भी मैं नहीं था, इसलिए लोगों को पसंद आया कि ये इसमें से कुछ भी नहीं है, हमारे जैसा ही बिल्कुल ऑर्डिनरी आदमी है। मुझे लोग यही कहते थे कि आपको देखने के बाद हमको लगता है कि मैं इनसे मिला हूं। हाँ। या मेरी जिंदगी में भी ऐसा हुआ है, या हम लोग नीचे उतर के जाएंगे तो बस स्टॉप पे आप मिलेंगे। ये जो एक ये क्वालिटी थी उन किरदारों में, वो मुझे लगा कि लोगों को वो बहुत पसंद आई, और इसलिए माय फर्स्ट थ्री फिल्म्स वेर सिल्वर जुबिली हिट्स। हाँ। एक पता नहीं आपसे किसी ने कभी पूछा कि नहीं, पर मैं जब भी आपकी फिल्म देखकर आता था तो आप जिस तरह से र वर्ड यूज करते हैं, वो मेरा बिल्कुल र अकड़ जाता था आपकी आवाज सुन के, और कई दिनों तक लोगों को लगता था कि मैं अमोल पालेकर की ही कॉपी कर रहा हूं। ये आपको किसी ने बताया कि बड़ा इन्फेक्शस है आपका बोलने का तरीका? नहीं, ये तो कभी किसी ने बताया नहीं, आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूं और अच्छा लग रहा है। जहां तक मेरे र का सवाल है, मुझे हमेशा हम लोग रेडियो के ज़माने से पले बड़े हुए, तो अमीन सयानी जो प्रोग्राम करते थे, पर्टिकुलरली बिना का गीत माला, तो उसमें पहली पायदान पर ये जो अमीन सयानी का र और र का उच्चारण था, मुझे कहीं अच्छा लगा। नॉट ओनली दैट, मुझे ये भी लगा, मुझे जब थिएटर में मैंने सत्यदेव दुबे से सीख ली, पूरी ABCD दुबे ने मुझे सिखाई, और उसने मुझे हर शब्द का उच्चारण कैसे होना चाहिए और वो उच्चारण साफ और स्पष्ट कैसे होना चाहिए, ये मैंने वहां से सीखा। और ये जो शुरुआत में वो भी ज़माना था कि जब माइक्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करते थे हम स्टेज पे जी। तो विदाउट यूजिंग द माइक्स एंड विदाउट शाउटिंग, विदाउट स्क्रीमिंग, हाउ टू प्रोजेक्ट योर वॉइस सो दैट इवन द लास्ट रो, पर्सन सिटिंग इन द लास्ट रो, उस तक आपकी आवाज कैसे पहुंचे, ये प्रोजेक्शन कैसे सीखना है, ये मैंने उस जमाने में सीखा। आपने ये जो पूरा घर बनाया था जिसमें ये हमारा बॉय नेक्स्ट डोर है, उसको आपने तहस नहस कर दिया। आपने बड़े गुस्से से उसको तोड़ा। अगर ताश का घर है तो एक एक पत्ते आपने उड़ा दिए उसके। आपने फिल्म बनाई भूमिका, और ऐसे घटिया आदमी का उसमें रोल था कि मतलब अभी भी वो लोग उसको याद करते हैं उस घटियापन के लिए। ऐसा क्या कह दिया था आपको श्याम बाबू ने कि आपको लगा कि नहीं ये रोल करना है? इट वॉज अ वेरी, श्याम के साथ हमारी जो मुलाकात हुई, उसने मुझे बुलाया था, उनका स्टूडियो था ज्योति स्टूडियो में, उनका ऑफिस था। ज्योति स्टूडियो एज अ स्टूडियो बंद हो चुका था, तो वहाँ सिर्फ इस तरह की थोड़े गिने चुने ऑफिसेस थे। वहाँ श्याम बेनेगल का ऑफिस था, और वो एक नई फिल्म बनाने जा रहे थे, तो उन्होंने बुलावा भेजा कि अमोल को बोलो मुझे आके मिले। मैं जब गया तो हमारी इधर उधर की बातचीत हुई। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी करियर की शुरुआत बिल्कुल इकट्ठा हुई थी। श्याम ने अंकुर बनाई जिस समय बासुदा ने रजनीगंधा बनाई, दोनों एक साथ एकदम, दोनों जर्नी एक साथ शुरू हुए थे। एंड आई न्यू श्याम फ्रॉम मच बिफोर एज आई न्यू बासुदा। ये जो फिल्म सोसाइटी मूवमेंट चलाया करते थे, उसमें ये लोग बहुत अग्रेसर थे।
तो श्याम से जब मुलाकात हुई तो श्याम ने कहा कि एक मराठी नॉवेल है सांगते ऐका, उस पे मैं फिल्म बनाने जा रहा हूं। तो मैंने कहा अरे वाह, हंसा वाडकर जी जिन्होंने जिनकी जीवनी पर वो कादंबरी लिखी हुई है, वो मैंने कहा वो मेरी पड़ोसन हैं। अच्छा। और मैं उनको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं, उनकी तीनों बेटियां मेरी दोस्त हैं और हम लोग मतलब पड़ोसन हैं, तो बहुत अच्छी तरह से जानते थे, उनके घर जाना आना हुआ करता था। तो श्याम बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि तो मैं उस पर फिल्म बनाने जा रहा हूं और मेरी पूरी टीम जो है उन सब का कहना, हम सब लोगों ने यह तय किया है कि तुम उसमें हीरो प्ले करोगे। तो मैंने कुछ कहा नहीं, तो उसने आगे यही कहा कि लेकिन मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार है, मुझे लगता है कि तुम हीरो तो बढ़िया प्ले करोगे लेकिन उससे शायद बेहतर प्ले करोगे केशव दळवी जो खलनायक है उसमें, वो रोल तुम शायद और बढ़िया करोगे, ऐसा मुझे लगता है। तो उस पे मैंने तुरंत कहा कि श्याम, अगर इफ यू आर गिविंग मी अ चॉइस, आई विल प्ले ओनली द विलन एंड नॉट द हीरो। तो Shyam was very happy. He clapped and he called all his teammates and he said, two of us have decided that he will play the villain. And that's how Bhumika happened. श्याम बेनेगल की अगर बात करें, वो हाल ही में गुजरे हैं, एक तरीके से उनको श्रद्धांजलि भी है ये। अगर आप देखें तो निचले जो तबके हैं उनके उत्पीड़न की, उनके संघर्ष की, और एक तरीके से उनकी तरफ से जो कहते हैं ना कि आसमान में भी सुराख करना हो तो पत्थर तो उछाल के देखो, वो एक तरीके से कोशिश है, चाहे वो अंकुर हो, निशांत हो, मंथन हो। और वो अक्सर कहते थे कि ये एक सोशल मीडियम है सिनेमा, इसमें पेंटिंग की तरह से नहीं है। मैं जानता हूं आप पेंटर भी हैं, तो इसमें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इससे आप कहां तक सहमत थे श्याम बाबू को, अगर हम श्रद्धांजलि के तौर पे कहें? बिल्कुल बिल्कुल, आई अग्री विथ श्याम 200%। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि हम लोग जब कलाकार की बात करते हैं, आर्टिस्ट की बात करते हैं, तो वो तो कोई मतलब इट्स नॉट एन आइलैंड, इट्स वेरी मच पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड therefore as much responsible to the society. In fact, मुझे लगता है कि कलाकार का जिम्मा एक थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि लोग उनकी बात सुनते हैं, लोग उन्हें प्यार देते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। तो उस सब के बल पर अगर वो कुछ बात कहें, वो अगर एक अच्छा स्टैंड ले, लोगों को कुछ अच्छा देने की कोशिश करे, तो ये जिम्मा कलाकार का होना चाहिए। और जो हमेशा इट इज पार्ट ऑफ द कंप्लीट सोशल फैब्रिक, एंड एक्टर और द आर्टिस्ट कैनॉट एब्सॉल्व हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय सेइंग कि नहीं नहीं हम लोग तो। एक बीच में ट्रेंड आया जिसके बारे में भी मैंने मेरी मेमोआर में लिखा है कि ट्रेंड आया कि जहां से हमको ये बताना शुरू हो गया कि द फिल्म्स आर मेंट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, प्योर एंटरटेनमेंट एंड नथिंग मोर। विथ सोशल मैसेज वैसेज आप मत बोलिए, हमारे प्रॉब्लम्स हमारे पास है, हम जानते हैं हमारे प्रॉब्लम, आप हमें ये मत सिखाइए, आप हमें एंटरटेन कीजिए। I do not agree with that, and even if you agree कि ओके एंटरटेन करना है, तो एंटरटेनमेंट नीड नॉट बी, मतलब वो घटिया एंटरटेनमेंट तो नहीं होनी चाहिए, वो माइंडलेस एंटरटेनमेंट तो नहीं होनी चाहिए। आप दिमाग घर पे रख के आओ और देखो, ये कहाँ की एंटरटेनमेंट की व्याख्या है? मेरी तो समझ में नहीं आती।
तो इसलिए मैं हमेशा मानता हूं, एंड आई फुल्ली अग्री। इनफैक्ट माय एसोसिएशन विद श्याम, दो इट वाज ओनली फॉर अ फिल्म, वन फिल्म, later on we worked together on as the founder trustees of Mami also, but so we used to meet quite often. Shyam's way of filmmaking, the way he used to shoot his films, the way he used to take the subject into very finer details, it influenced me a hell of a lot. And my becoming a director, though not directly, Shyam's contribution, I cannot just cannot say no to that. इसमें अगर मैं आपसे पूछूं तो सोशल कॉजेज की अगर हम बात करें, उन कॉजेज के बारे में जिनके बारे में बात होनी चाहिए, जो शायद आजकल मीडिया में भी उतनी बातें नहीं होती हैं, कैसे चुने हम? क्योंकि अगर आप देखें, भारत की बात करें तो माल न्यूट्रिशन इतना बड़ा मुद्दा है, जहां 40% SC, ST, OBC के बच्चे में माल न्यूट्रिशन है। उनका मस्तिष्क, ब्रेन एम्ब्रियोनिक स्टेज से ठीक से नहीं डेवलप हो पाता, कॉग्निटिव उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, भाषा को समझने में, बोलने में, चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करने में बहुत बड़ी समस्या है। आप अगर आप भारत में ही रहना चाहें तो जिस तरह से दुनिया भर में इस पर चर्चा है माइक्रोप्लास्टिक्स की, जहां आप देख रहे हैं कि माँ के दूध में भी माइक्रोप्लास्टिक है, हार्मोनल डिसबैलेंसेस उससे हो रहे हैं, लोगों में कैंसर हो रहा है उससे। और अगर आप देखें तो जो ये नया आजकल फ़ोन आ गया है, जिस तरह से सोशल मीडिया इस पे आ गया है, ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार कानून बनाया कि भाई 16 साल से कम हैं तो आप फेसबुक पर, ट्विटर पर, टिकटॉक पर अपना अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, उस पर सज़ा का प्रावधान है। अगर आप देखें तो जिस तरह से वीडियो गेम्स की बात करें, WHO ने अभी लिस्ट जारी की है और कहा कि ये बीमारी है वीडियो गेम्स, यानी आप अमेरिका में चाहें तो इंश्योरेंस ले सकते हैं इसके अगेंस्ट। चीन, जिसकी हम बड़ी आलोचना करते हैं, उन्होंने एक तरीके से अच्छा किया कि भाई हफ्ता में 3 दिन ही बच्चे वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, 8 से 9, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। कैसे चुने कि क्या चीज़ है जो हमें आके कहनी चाहिए या जिसके साथ खड़े रहना चाहिए? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। क्या मीडिया को ये सब टॉपिक्स टच नहीं करने चाहिए? आप अगर मीडिया की बात करते हैं तो किसी भी चैनल पे आप देखिए, मोर देन 90% इज कवर्ड बाय पॉलिटिकल न्यूज, as if there is nothing else than politics in our lives. Why? We can talk about all these issues, we can talk about art, we can talk about paintings, we can talk about literature, we can talk about so many things which are happening around us and which help us to become a better human being. वो सब करने के बजाय हम लोग सिर्फ पॉलिटिक्स की बारे में बात करते रहते हैं, और वो पॉलिटिक्स भी मतलब इतना अभी इस लेवल पे आ चुका है कि फिर हम उसने क्या हल्ला बोल किया और उसने क्या पलटवार किया, और बस यही बात हम लोग करते रहते हैं, हम लोग उसी में उलझे रहते हैं। तो ये जिम्मा किसका है? मैं एज एन इंडिविजुअल, मैं टीवी देखना मैं बंद कर दूंगा, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन क्या ये मीडिया का जिम्मा नहीं है, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ये सारे जो आपने बड़े अच्छे सवाल पूछे, बहुत अहम सवाल हैं, तो इनके बारे में अगर बातचीत करनी है तो कहां करें हम लोग? जी, लोगों को आपकी बात पसंद आ रही है। नहीं, पर मैं पूछ रहा था, आप जब कोई मुद्दा चुनते हैं, जिस मुद्दे के साथ खड़ा होना है, लोगों को बताना है, क्योंकि आप कोई एक साधारण इंडिविजुअल बॉय नेक्स्ट डोर नहीं है, आप अमोल पालेकर हैं, तो आप कैसे चुनते हैं? क्या वो प्रक्रिया रहती है? मैंने मेरी तरफ से जो हो सकता है वो सारी कोशिशें की। मैंने एज अ डायरेक्टर जो फिल्म्स बनाई, वो एक कुछ मैं ऐसा दूं लोगों को कि जो
लोगों को समझना चाहिए, लोगों तक वो बात पहुंचनी। मैंने एक फिल्म बनाई धूसर, विच इज ऑन अल्जाइमर्स, एंड दिस वाज, आई एम नॉट गुड विद डेट्स, बट दिस वाज अबाउट 10 years बैक। अल्जाइमर्स के बारे में ये फिल्म बनाई, और अल्जाइमर सोसाइटी जो इंटरनेशनल सोसाइटी है, उन्होंने कहा कि ये आप इतनी अच्छी फिल्म बनाई है, इतनी बढ़िया फिल्म बनाई है कि आप हमें इसके नॉन कमर्शियल राइट्स दे दीजिए, हम सारी दुनिया में इसको दिखाएंगे। तो वो मैंने बनाई। मैंने सेम सेक्स रिलेशनशिप पे फिल्म बनाई, बाइलिंगुअल फिल्म बनाई, मराठी में थांग और अंग्रेजी में क्वेस्ट। दिस वाज जस्ट टू गिव यू द करेक्ट पीरियड। दिस वाज द ईयर व्हेन ब्रोकबैक माउंटेन हैपेंड। एट द सेम टाइम I made a film called Quest, which was talking about man-woman relationship on the background of sex relationship, same-sex relationship. इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसको, और हमने सेंसर बोर्ड को जब दे दी तो हमने ये कहा कि इसको एडल्ट सर्टिफिकेट हमको चाहिए। हम यूनिवर्सल सर्टिफिकेट नहीं चाहते, बिकॉज we are dealing with a very sensitive subject, so we want a certificate। इसके बावजूद मराठी में सेंसर सर्टिफिकेट देने को मना कर दिया। उन्होंने कहा ये फिल्म आप दिखा नहीं सकते, इसको बैन करेंगे हम लोग। अब मतलब हमारी तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं एक प्रोग्रेसिव थॉट looking at man-woman relationship and all the aspects of that, but सिस्टम ऐसी है कि वो सिस्टम आपको हर जगह रोकती है। उससे पहले भी मैंने फिल्म बनाई थी, उसका नाम था दायरा। नाउ many people won't even know about that film because दायरा इस देश में रिलीज ही नहीं हुई। लेकिन दायरा happened to not only win a Grand Prix award, but it was also selected as the top 10 films all over the world in that year. Now, that was a film about a man who is a transvestite. नाउ आज हम लोग आज भी बात करें कि व्हाट इज अ ट्रांसवेस्टाइट, तो लोगों को पता नहीं होगा। लोग बोलेंगे अच्छा छक्का है, हिजड़ा है, क्या नहीं, कुछ नहीं है। एक आदमी है जिसे औरत के कपड़े पहनना अच्छा लगता है, ऐसे आदमी की, और एक औरत, एक लड़की जो अटैक से बचने के लिए पुरुष वेश पहनती है। तो ऐसे कपल की कहानी है। मतलब एक औरत जो पुरुष वेश में रहती है और एक आदमी जो स्त्री वेश में रहता है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वेरी हार्टवार्मिंग फैक्ट वाज द ग्रां प्री जहां मिला तो वहां उसमें निर्मल पांडे और सोनाली कुलकर्णी ने ये किरदार निभाए थे। उन्होंने वहां उनको जो अवार्ड्स दिए, वो अवार्ड निर्मल पांडे को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया और सोनाली कुलकर्णी को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया। ये बताइए कि आप जब रोल चुनते हैं तो कैसे चुनते हैं? और मैं खास फिल्म की अगर बात करूं तो वो फिल्म है, क्लासिक है बिल्कुल, मतलब नाम सुनते ही लोग मुस्कुराने और हंसने लगते हैं, गोलमाल। कैसे आपने ये चुना? गोलमाल का किस्सा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऋषिदा मुझे बहुत पहले से जानते थे, मेरा थिएटर देखने आते थे।
हमारी बातचीत होती थी, मेरी सराहना करते थे। लेकिन उन्होंने मुझे गोलमाल के लिए जब बुलाया तो इट वॉज मच मच लेटर। वी न्यू ईच अदर फॉर मेनी ईयर्स। तो उन्होंने जब बुलाया तो मैंने तय कर लिया था कि मैं ये फिल्म नहीं करूंगा। और इसका सीधा कारण ये था कि ऋषिदा के बारे में जो कुछ सुना था वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब ये कि एक तो वो स्क्रिप्ट देते नहीं, पूरी स्क्रिप्ट देते नहीं। अगर आप उनसे कुछ पूछो तो वो कहते हैं जितना मैं कहता हूं उतना करो, बस बाकी पूछो मत। तो ये सब, और सारे स्टार्स, मतलब ऋषिदा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने उनकी पहली फिल्म मुसाफिर जो बनाई थी वो दिलीप कुमार के साथ थी। फिर दूसरी फिल्म जो पिट गई, दूसरी फिल्म जो बनाई सुपरहिट हुई वो थी अनाड़ी, राज कपूर के साथ। और उसके बाद देवानंद, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, पूरे मतलब शत्रुघ्न सिन्हा, इन सब लोगों के, सब सुपरस्टार्स के साथ उन्होंने फिल्में बनाई। लेकिन उसमें से कोई भी जिसे हम मेन स्ट्रीम कमर्शियल मसाला फिल्म कहते हैं, ऐसी कोई फिल्म नहीं बनाई। खैर, तो मैं ये सोच के जा रहा था, और मैं जब उनके घर जा रहा था तो मैं यही मन में रिहर्स कर रहा था कि विदाउट इंसल्टिंग हिम और विदाउट हर्टिंग हिम हाउ टू से नो। ये मैं रिहर्स कर रहा था मन में। और वहां जाने के बाद उन्होंने काफी बातचीत की, इधर उधर की बातें की, बहुत अच्छी। ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टोरी टेलर, ही वॉज अ लवली ह्यूमन बीइंग। तो उन्होंने काफी बातचीत की, सब किया। उनकी बुढ़ी माँ ने जो घर के नारियल के लड्डू बनाए थे वो मुझे खिलाए। फिर मेरी बेटी की बैडमिंटन करियर के बारे में उन्होंने काफी बातचीत की वगैरह करके देन ही केम टू दिस एंड ही नरेटेड द एंटायर स्टोरी ऑफ गोलमाल, वन ऑफ द मोस्ट fascinating narration that I had heard till then. तो वो सुनने के बाद उन्होंने बाकी बातें शुरू की कि डेट्स कैसे हो, लेन देन के क्या बातें होंगी, पैसे कितने लोगे, क्या वगैरह वगैरह। तो मैं जोर से हंस पड़ा। और तो उन्होंने कहा क्यों रहे हो? तो मैंने उन्हें खुलकर ये बता दिया कि मैं ना कहने का तय करके यहां आया था। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने वो भी कारण खुल के बहुत ऑनेस्टली बता दिया। तो उन्होंने कहा कि यह बात सही है। फिर उन्होंने एक किस्सा भी बताया चुपके का, जहां पूरा क्लाइमैक्स जिसमें धर्म जी हैं ही नहीं, एंड विदाउट धर्म जी वो कैसे शूट किया, क्योंकि धर्म जी सेट पे लेट आए, तो इसलिए उन्होंने उनको बात देके वो पूरा क्लाइमैक्स शूट कर दिया। और एंड में धर्म जी आते हैं, आते हुए जिप लगाते हुए आते हैं, तो लोगों को पता है वो कहां गए थे और इसलिए लेट आए। बट दिस वॉज द फैक्ट एंड विच ही टोल्ड मी। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक नहीं, मैं तुम्हारे साथ 5 फिल्में बनाना चाहता हूं। और उन्होंने वो 5 फिल्मों की कहानियां भी मुझे उसी वक्त बताई। तो दैट्स हाउ गोलमाल हैपेंड एंड आवर वंडरफुल जर्नी एंड वंडरफुल रिलेशनशिप इवॉल्व्ड। गोलमाल के डायलॉग्स के बारे में आपको मैं देख रहा था अभी हाल में भी, यहाँ देखिए लोग चाह रहे हैं कि उसके कुछ डायलॉग अगर आप सुनाएं को जो बहुत आपको याद हो। बहुत मेरे साथ दिक्कत एक ये है कि मुझे किसी भी फिल्म के डायलॉग याद नहीं। वाकई कभी कभी बहुत ऑकवर्ड फील करता हूं। लोग मुझे डायलॉग सुनाते हैं तो मैं, अच्छा ये किस फिल्म का है डायलॉग,
ये मेरी रिएक्शन होती है। तो लोगों को वो डायलॉग याद रहते हैं, मुझे नहीं याद रहते। तो इसलिए मैं नाटक के डायलॉग मैं सुना सकता हूं, क्योंकि वो प्रोसेस बिल्कुल अलग है। नाटक एक ओवर अ लॉन्ग पीरियड वी रिहर्स, वी गेट इन टू दैट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, शायद इसलिए होता हो। और मे बी बिकॉज द फिल्म इज मेड इन अ वेरी फ्रैक्चर्ड वे। आपको एक शॉट लेना है, वो शॉट आप रिहर्स करो, पूरी तैयारी करो, और उसके साथ फिर वो शॉट हो जाता है। देन हाउसओवर ब्रिलियंटली यू हैव डन व्हाटएवर, वो भूल जाओ, टेक इट आउट फ्रॉम योर मेमोरी एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द नेक्स्ट। ये पूरी प्रोसेस इस तरह की कट एंड पेस्ट वाली प्रोसेस है। तो शायद इसलिए होगा, पता नहीं, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, मैं डायलॉग नहीं बता पाऊंगा। कोई बात नहीं अमोल जी, मेरे पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं संक्षेप में अगर आपसे जवाब चाहूँ तो, जिस तरह का अब दौर है जिसमें ऐसा लग रहा है कि हिंदी फिल्में क्राइसिस में हैं, दक्षिण भारत की फिल्में इतना अच्छा कर रही हैं बॉक्स ऑफिस पर, और हिंदी फिल्में दूर पीछे रह जा रही हैं, जबकि पहले उल्टा होता था, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं एक उल्टा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अच्छी फिल्म से आप उसी के साथ उसका धंधा क्यों जोड़ रहे हैं? हम सब लोग, हमको ये बताया जाता है कि ये फिल्म बहुत चली, मतलब बहुत लोगों को पसंद आई। बिल्कुल सही है, इतना उसने बॉक्स ऑफिस पे इट गॉट इनटू 400 करोड़ क्लब, 500 करोड़ क्लब, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन फिल्म सिर्फ वो ही नहीं है ना, उसने कितना धंधा किया, उसने क्या बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, यहीं पे फिल्म की समझ खत्म हो जाती है हमारी। क्यों? और हम लोग, आपने जो कहा कि दक्षिण की फिल्में आज ज्यादा हावी हो रही हैं, मैं आपको एक दक्षिण की फिल्म का और एक हिंदी फिल्म का, दोनों का एक उदाहरण दे दूंगा, तो फिर आप मैं क्या बात करना चाहता हूं समझ सकते हैं। एक मलयालम में वासुदेवन नायर करके बहुत बड़े लेखक, बहुत ही बड़े लेखक थे, दिग्गज लेखक। अभी अभी हाल में उनका देहांत हो गया। लेकिन उनका देहांत होने से पहले उनके साहित्य पर आधारित एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक सीरियल बनाई गई, होमेज टू वासुदेवन नायर। और उस सीरियल में मामूटी से लेके मोहनलाल और सारे केरला के जितने दिग्गज कलाकार हैं, सारे जितने स्टार्स हैं, वो उसमें काम करते थे। नॉट ओनली दैट, उस सीरियल को प्रेजेंट किया कमल हासन ने। नाउ अगर इस तरह का प्रोजेक्ट साउथ में बनता है, हम लोग बात करते रहते हैं सिर्फ आरआरआर की, बाहुबली की, ये भी तो देखना चाहिए कि ये भी वहां बन रही है, अच्छी चीजें बन रही है। हिंदी की मैं बात आपसे कहूं, हिंदी में मैंने अभी हाल ही में देखी, बोमन ईरानी ने जो एक बड़ी प्यारी फिल्म बनाई है, क्या नाम है उसका? हाँ, मेहता बॉयज। इतनी प्यारी फिल्म है, वेरी सिंपल। आप जिस दौर का और मेरे टाइम की बात करते हैं, उस समय कैसी सिंपल फिल्में बनती थी, ये बिल्कुल उसी किस्म की, उसी शैली में बनने वाली फिल्म है। और इतनी प्यारी फिल्म बनाई है, वो भी लोगों को अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कि हम लोग देने में कुछ कम पड़ते हैं, हम लोग दे नहीं पाते, इसलिए हम कहते हैं कि नहीं नहीं, सिर्फ इसी किस्म की, एक ही किस्म की फिल्में, एक ही किस्म का एक फैक्ट्री चर्न आउट जिसे कह सकते हैं, उस किस्म की फिल्में देते रहो। वो देने की कोई जरूरत नहीं। आज तो लोगों को बिकॉज ऑफ द ओटीटी प्लेटफॉर्म इतने दरवाजे खुल गए हैं, नॉट ओनली इंडियन फिल्म्स,
all the regional films as we call, but also films from abroad, and people are loving the content. अब अगर मैं आपसे आखिरी दो सवाल पूछूं तो एक जो बड़ा हल्ला है दुनिया भर में वो एआई का है, जनरेटिव एआई, खासतौर पर फिल्मों की अगर बात करें। डेविड टॉमसन फिल्मों के बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं और उनका ये कहना है कि एआई का असर इतना होगा जितना साइलेंट दौर के बाद फिल्मों में साउंड आया था, उस किस्म का एक तहलका मचने वाला है। कैसे देखते हैं आप एआई को? AI is, I think, another step or another jump, which, as you very rightly said, आपने बिल्कुल सही कहा कि इतना बड़ा बदलाव AI के कारण हो गया है कि हम लोग कहाँ तक पहुँच पाएंगे, हमारी छलांग कितनी ऊंची होगी, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक छोटा सा सवाल जो मेरे खुद के दिमाग में रहता है, उसी के साथ मैं जूझता रहता हूं। अभी अभी हमारे एक बड़े दिग्गज म्यूजिशियन, उनका देहांत हुआ। जाकिर हुसैन। इतना कहने से आप तुरंत, तो जाकिर का अभी अभी देहांत हुआ। अब जाकिर हुसैन का तबला और उसके मतलब हाथ से निकलने वाली साउंड, ये साउंड आज मशीन आसानी से निकल सकता है। मतलब आज की सारी जितनी रिकॉर्डिंग्स होती हैं उसमें आप फीड करो, उसमें आपको तबला की कौन सी साउंड चाहिए, उसमें कितनी शार्पनेस चाहिए, क्या बेस चाहिए, ये सब फीड करने के बाद वो आपको रिप्रोड्यूस करके दिखाएगा। और वो घंटों तक, क्या महीनों तक वो बजता रहेगा। इसके बावजूद जाकिर हुसैन का बजाया हुआ तबला वो तो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता ना, वो सिर्फ जाकिर ही कर सकता है। तो ये जो उसमें ह्यूमन एलिमेंट है, एआई भी ह्यूमन ब्रेन ने ही क्रिएट किया है, तो उसके साथ साथ जो पीछे वाला ह्यूमन एलिमेंट है और ह्यूमन टैलेंट है, मुझे नहीं लगता है, और ये मेरा पूरा विश्वास है कि वो ह्यूमन टैलेंट आप रिप्लेस नहीं कर सकते। आखिरी सवाल, मैं जान रहा हूं कि समय खत्म हो चुका है, उसके बावजूद ये जो एक कहा जा रहा है कि आज एक तरीके से हर किसी के पास फोन है, डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है, कोई भी फिल्म बना लेता है। स्टीवन सोडरबर्ग जैसे जो फिल्मकार हैं वो बना भी रहे हैं, फोन पर फिल्में बना रहे हैं। कहां तक अच्छा है, कैसे देखते हैं आर्ट के लिए इतना डेमोक्रेटाइज हो जाना? ये बात बिल्कुल सही है कि आज हर एक के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल के साथ एक कैमरा भी है, लेकिन उस कैमरे से हम लोग क्या पकड़ना चाहते हैं, उसका नजरिया क्या है, उसके पीछे सोच क्या है, ये तो कोई सोचता नहीं। वी ओनली वांट टू कैप्चर दैट मोमेंट एंड देन शेयर इट ऑन सोशल मीडिया। मैंने आज दिबांग के साथ बातचीत की, ये मैं एक फोटो, आज 5 फोटो तुरंत जाएंगे मेरे फेसबुक अकाउंट पे या मेरे इंस्टाग्राम पे। थैंक गॉड मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है। एज अ चॉइस आई एम नॉट ऑन एनी सोशल मीडिया, बट ये तो आज का हाल है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि एक सिर्फ इमेज इज नॉट समथिंग विच कैन बी क्लासिकल। आप गुरुदत्त की कोई भी फिल्म देखो और उस फिल्म में एक एक फ्रेम जो है, वो फ्रेम 25 बार आप बार बार देखना चाहते हैं, और बार बार देखने के बाद उस फ्रेम का मजा ज्यादा दुगुना हो जाता है। तो ये जो क्वालिटी है ऑफ एन इमेज,
फिल्म को हम मूविंग इमेज कहते हैं, तो वो मूविंग इमेज मतलब सिर्फ एक ये लेके मैंने वीडियो लिया, इसका मतलब मैंने फिल्म बना ली, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन हम लोग अगर ये मानते हैं और खुश होते हैं तो सो बी इट। लेकिन जैसे पुराने ज़माने में, मुझे अभी भी याद है, थिएटर, सिनेमा के आने के बाद यही लगा था कि थिएटर खत्म हो जाएगा। सिनेमा, फिर डर हुआ कि टेलीविज़न आने के बाद सिनेमा खत्म हो जाएगा। अब टेलीविज़न खत्म हो जाए, इतने सारे चैनल्स आ गए, इतने सारे सोशल मीडिया पे यूट्यूब अकाउंट आ गई है, लेकिन मूल जो आर्ट फॉर्म है वो कभी खत्म नहीं होता और ना कभी खत्म होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चाहें तो अमोल पालेकर साहब की नई किताब आई है, व्यू फाइंडर में इन बातों के बारे में, लोगों के बारे में इन्होंने बहुत खुलकर लिखा है, वो किताब जरूर पढ़ी जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। थैंक यू सो मच। Thank you very much indeed, sir. Ladies and gentlemen, I think Mr. Palekar deserves a standing ovation for his impactful contributions to Indian cinema over 50 years. Such a legend, and we are truly grateful for his presence. May I request Shashank Mane, Director Multimedia Infotech, to join us on stage and present Mr. Palekar with a memento. Also requesting Mr. Vikas Goyal, Managing Director, Knoll Pharma, to join us on stage and felicitate our honorable speaker. Thank you very much.